हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा सल्तनत काल का जितना भी युद्ध विजय ये सब चीज़ें थी, राजनीतिक चीज़ें समाप्त हो गई थी। आज हम सल्तनत काल की पूरी आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर प्लस प्रशासनिक शब्दावलियाँ, साहित्य, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले स्थापत्य कला, फिर हिंदू शैली किसे बोलते हैं। देखो, इंडिया में आए तो इंडो इंडो शैली चल रही थी। ये लोग इस्लाम से इस्लामिक शैली को मान रहे थे, तो इंडो इस्लामिक शैली बनेगी। इसमें अरबेस्क ये लोग स्टार्ट करते हैं। अरबेस्क एक पद्धति होती है जिसमें ज्यामितीय आकृतियां और फूल पत्तियां ये सब यूज करते थे। फिर ममलुक वंश की शैली देखेंगे, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की। फिर सल्तनत कालीन साहित्य देखेंगे, सल्तनत कालीन प्रशासन देखेंगे, प्रसिद्ध अधिकारी देखेंगे और राजस्व अधिकारी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों शैलियों में अंतर देख लेते हैं क्या था। हिंदू शैली थी जो, उसको बोला जाता था क्या, धरनी या सहतीर शैली। इसमें किस किस चीज का यूज होता था, छज्जे आज भी निकलते हैं, कोष्टक, स्तंभ जिसको पिलर्स बोलते हैं। निर्माण सामग्री कौन कौन सी, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था इसमें, ये जो शैली थी। अलंकरण में क्या क्या करते थे, अलंकरण मतलब सजावट। सजावट में क्या क्या यूज होता था, देवी देवताओं एवं अप्सराओं की मूर्तियां बना देते थे। फूल पत्ते, बेल बूटे, घंटियां, इन सब का यूज होता था। फिर मुस्लिम शैली में देखते हैं क्या हो रहा है। मेहराब यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, देखो सीधे पिलर बन रहे हैं और इसके ऊपर बीम डल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे एक खंबा है, लेकिन खंबा ऐसे करके इस आकार में चला जाएगा, यहाँ पे एक की स्टोन लगा होता है और फिर ऐसे करके इसको बोलते हैं मेहराब। तो ये मेहराब शैली है। मीनारों का प्रयोग होता है। मीनार जानते हो आप, कोई भी भवन बनाओ उसके अगल बगल लंबी लंबी एकदम पतली सी खंबे ही होते हैं, लेकिन एक खोखले अंदर से होते हैं, खंबे पूरे भरे होते हैं और एक प्रकार का एक लंबे खड़े होते हैं। चार मीनार आप लोगों ने देखी होगी, है ना। ताजमहल के चारों तरफ भी मीनार है। गुम्बद, गुम्बद आप जान रहे हो क्या होता है। गुम्बद सबसे ऊपर होता है, ऊपर ऐसे गोलाकार रखा हुआ होता है, ये होता है गुम्बद। छत की जगह गुम्बद का यूज होता है। निर्माण सामग्री में क्या क्या यूज होता है, छोटे छोटे पत्थर, यहाँ पे बड़े पत्थर हैं, गारा, चूना, टाइल्स। अलंकरण के लिए क्या करते थे, क्योंकि मुस्लिम थे तो कुरान की आयतें लिखते थे, ज्यामिति आकृतियां। आ जाते हैं अरबेस्क शैली क्या होती है। हिंदू एवं मुस्लिम शैली के अलंकरण की मिश्रित शैली को क्या, अरबेस्क शैली बोला जाता है। इसमें वही मैंने बताया कि क्या करते हैं, जैसे एक पेड़ बनाया तो एक पत्ती निकाली, ऐसे करके इस पे बहुत सारी पत्तियां निकाल दी यहाँ पे, फिर इससे एक अलग टहनियां निकाल दी, ऐसे करके ये निकालते रहते, कुरान की आयतें लिखते थे, वो सब चीजें। फिर पहला वंश आएगा आपका मामलुक वंश या गुलाम वंश। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या निर्माण कार्य कराएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़वा के एक मस्जिद का निर्माण कराता है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पे ये, कुतुब मीनार परिसर। कुतुब मीनार परिसर, परिसर जो है कुतुब मीनार का काफी बड़ा है। यहाँ पे कोई जाएगा तो कुतुब मीनार भी यहाँ पे है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। अब ये तो इसके तो खंडहर बचे हुए हैं। इसके बाद अलाई दरवाजा यहाँ पे मिलेगा, ये सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराएगा। सल्तनत काल की प्रथम इमारत है। ठीक है, निर्माण सामग्री हेतु ये वही 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़ के इसमें से जो पत्थर निकलेंगे, ईंटें निकलेंगी, उसका निर्माण कार्य में यूज करेगा ये मैंने। यहाँ पे जमीन की वो नहीं थी कि जमीन की कमी हो। एक तो था कि इनको अपने धर्म का प्रसार करने के लिए दूसरे धर्म को क्या नष्ट करना था, नीचा दिखाना था। दूसरा था कि ये जो सामग्री है इसका उपयोग करने को मिल गई। फिर आगे आते हैं, यह कुतुब मीनार। देखो, जब ये आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके साथ आए थे बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे एक। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दोनों समकालीन हैं। ये जब आएंगे तो इसके रहते हैं सूफी संत, इनके गुरु रहते हैं। इन्हीं को एक प्रकार से वो करने के लिए, जो होता है ना कि किसी को ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट देना है, तो उसके लिए इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ये केवल पहली मंजिल का निर्माण कराएगा, ये मर जाएगा। इसके बाद इल्तुतमिश 4 मंजिलों तक निर्माण कराएगा और फिर 5वीं मंजिल और प्लस कुतुब मीनार क्या है यहाँ पे नष्ट हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक होगा वो
उसको जो नष्ट हो गई है या उसको टूट फूट गया उसकी मरम्मत कराएगा, 5वीं मंजिल का निर्माण कराएगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराएगा। सबसे पहले शुरुआत जिसने की उसी का नाम आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यहाँ पे भी कोई पाठशाला होती है उसको नष्ट करा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा। तो ये 3 चीजें इसकी उसमें आती हैं, ध्यान से इसको पढ़ लेना और याद कर लेना। फिर इल्तुतमिश के निर्माण का देख लेते हैं क्या क्या है। सुल्तान गरी का मकबरा, इसका पुत्र रहता है नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मौत हो जाती है तो उसका मकबरा बनवाता है। पहला मकबरा देश में अगर इस्लामिक पद्धति पे कोई बना है, पहला मकबरा तो यही है। तो इसको क्या बोला जाता है, मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनवाया था। कुतुब कुतुब मीनार जो होती है मैंने बोला, उसका निर्माण कार्य क्या पूर्ण कराएगा। दैट मीन्स ये 4 मंजिल तक बनवाएगा। आगे चल के इसमें एक मंजिल और जोड़ेगी, 5वीं मंजिल। अतार किंग का दरवाजा कहाँ पे है, नागौर में। किसकी याद में, हमीदुद्दीन नागौरी। ये भी सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय जो होता है, चिश्ती संप्रदाय के ही सभी लोग हैं। बख्तियार काकी भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी, और ये हमीदुद्दीन नागौरी। इनको, नागौरी जो थे ना बहुत फेमस संत थे, इनको बोला गया था कि ये संतों के संत है ना, सूफी संत जो है। आगे आ जाते हैं। गंधक बावड़ी का निर्माण कराएगा ये। इल्तुतमिश अपना खुद का मकबरा बनवाएगा, स्क्रीच शैली में बना हुआ है मकबरा। बदायूं का इक्तेदार था, आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे कुछ इमारतों का निर्माण कराएगा। जामा मस्जिद, देखो जहाँ पे भी मस्जिद बनवाते हैं ना, उसको इन लोगों में फेमस नाम होता है जामा, तो जामा मस्जिद नाम रख देते हैं। जामा मस्जिद आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, दिल्ली में एक मुख्य है, आगरा में मिल जाएगी, फतेहपुर सीकरी में मिल जाएगी, ये सब जगह जामा मस्जिद नाम रख देते हैं, ठीक है। ईदगाह मस्जिद दूसरी है। फिर बलबन आ जाएगा। बलबन ने क्या क्या निर्माण कार्य कराया, देखो बीच में आएंगे छोटे मोटे, उन्होंने कुछ खास कराया नहीं, तो उनका जैसे रजिया सुल्तान है, लड़ते झगड़ते ही मर गई तो वो कुछ बनवाएंगी नहीं, है ना। तो बलबन ने लाल महल बनवाया। बलबन ने बलबन का मकबरा बनवाया, क्योंकि मैंने बोला ये रक्त की शुद्धता पर बिलीव करता था, तो ये पूरा ईरानी चीज यहाँ पे लागू करना चाहता था बलबन जो था। तो ये क्या बनवाएगा, प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मेहराब। मेहराब ये वाली, ठीक है। तो प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मेहराब बनवाएगा, जो बलबन के मकबरा में लगा हुआ। फिर खिलजी वंश आ जाएगा, क्योंकि खिलजी काल में आप देखोगे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई थी, साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था, दक्षिण तक चला गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो यहाँ पे क्या होगा, खिलजी कालीन इमारतों में अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य किया गया। यहाँ पे अलाई दरवाजा देखोगे बहुत खूबसूरत है और अच्छे से अलंकरण किया गया। कुतुब मीनार परिसर में ही है, एक तरफ बना हुआ है। यह खिलजी शासकों की अच्छी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है, ठीक है। जो खिलजी शासक हैं उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। और ये जो मैंने बताया कुतुब मीनार परिसर है, वहां पे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का एक खंबा भी है, स्तंभ जो है, जो लोहे का स्तंभ है, लोहे स्तंभ, उस पर अभी तक जंग नहीं लगी, खुले में है। अब सोचो चंद्रगुप्त द्वितीय कब थे आप, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय 400 ईस्वी के आसपास थे, और तब से इसमें कुछ भी नहीं लगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम पे क्या धातु का ऐसा क्या मिश्रण किया कि लोहे में जंग नहीं लगी, जबकि लोहा खुले में खड़ा हुआ है। तो ये भी कुतुब मीनार परिसर में खड़ा हुआ है। आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया। नवनगर, जिसको नौनगर बोलते हैं। सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। 1000 सितून का महल, 1000 खम्भों वाला महल बनवाया। हौज खास बनवाया। अलाई मीनार बनवाई। अलाई दरवाजा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित प्रथम गुंबद है अलाई दरवाजा, बताई दिया मैंने कहाँ पे है। जमात खाना मस्जिद बनवाई, शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम इमारत ये है, ठीक है। मकबरा वो था और इमारत ये है, जमात खाना मस्जिद। फिर मुबारक खिलजी आएंगे तो ये क्या बनवाएंगे, ऊखा मस्जिद बयाना में, ठीक है। ऊषा मंदिर भी जिसको बोलते हैं। तुगलक वंश आएगा। तुगलक कालीन इमारतों में मजबूती पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। इन इमारतों में अलंकरण का अभाव है। मजबूती में मतलब बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण कार्य हुआ है, मोटी मोटी दीवारें, लेकिन इसमें क्या है, अलंकरण नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक क्या बनवाएगा, तुगलकाबाद। दिल्ली 7 भागों में दिल्ली बटी हुई है, ठीक है। अलग अलग दिल्ली है, टोटल 7 दिल्ली है, तो उसमें तुगलकाबाद भी एक दिल्ली का भाग है। तो किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। तुगलकाबाद का किला बनवाया। इसे 56 कोट भी कहा जाता है, जो तुगलकाबाद का किला है। इसे सलामी शैली में बनाया गया, जो रोमन शैली से प्रभावित है, जिसमें दीवारें क्या है, ढलवा किस्म की, कि दीवारों पे आप ऊपर चढ़ जाओगे। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा इसी ने बनवाया। यह एक कृत्रिम झील में बना हुआ है। इस पर हिंदू प्रभाव दिखाई देता है।
इस पर कलश एवं आमलक बने हुए हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ठीक है, हो सकता है इसने भी कुछ तुड़वाया हो, तुड़वा के वो जो बचा हुआ वो सोचा सबका उपयोग कर दे, तो कलश आमलक लगवा दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या बनवाया? जहां पनाह है करके एक भवन बनवाया, आदिलाबाद का किला बनवाया, बारह खंबा, बारह खंबा महल है एक, ठीक है, ये बनवाया। इसे धर्मनिरपेक्ष इमारतें कहा जाता है। सतपुल बनवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कोई भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा जहां पनाह हो सकती है। फिर फिरोज शाह तुगलक देख लेते हैं। इसने फिरोज शाह कोटला, जो आज स्टेडियम भी है, तो उसका एक प्रकार का वो शहर बसवाया था, ये भी दिल्ली का एक पार्ट है। टोटल 7 पार्ट है दिल्ली के, तो एक पार्ट फिरोज शाह कोटला भी है, तो फिरोज शाह कोटला इसने बसाया। फिर की मस्जिद इसने बनवाई, एएसआई को यहाँ से सिक्के मिले हैं इसके काल के। बेगमपुरी मस्जिद भी बनवाई, काली मस्जिद, कला मस्जिद, कुश्क ए शिकार मस्जिद। इसके समय में को मस्जिदों का काल कहा जाता है। ठीक है, इसने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई, तो इसके समय को क्या बोला जाता है? मस्जिदों का काल। 300 शहर बसाए मैंने बताया था। फिर आ जाते हैं खान ए तेलंगानी का मकबरा, ये भी बनवाया। यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। खान ए तेलंगानी का मकबरा भारत का प्रथम अष्टकोणीय है। कोई कहीं कहीं आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा है, वो है, ठीक है, दोहरे गुंबद वाला भी है वो, लेकिन नहीं, फैक्ट क्या है कि प्रथम अष्टकोणीय मकबरा कौन सा है? खान ए तेलंगानी का मकबरा। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका निर्माण जौना खां पुत्र ने करवाया। अच्छा, ये इसका निर्माण इसके पुत्र ने करवाया, जौना खां ने। अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक के दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ 2 स्तंभ थे, आज भी हैं। इन दोनों को क्या किया है? दिल्ली लेके आ गया था, दिल्ली में स्थापित कर। गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या किया? कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक ये पहला वाला नहीं है, ये सेकंड है। गयासुद्दीन तुगलक के समय निर्माण आरंभ हुआ। इसमें क्या होता है? सेम नाम, इन लोगों के पास नामों की कमी रहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सेम नाम बहुत बार आप देखोगे रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे तो पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड नाम दे दिया जाता है। जैसे नासिरुद्दीन महमूद इसी में ही रिपीट हो गए थे, इसी वंश में एक नासिरुद्दीन महमूद भी आते हैं। ठीक है, एक बार और। गयासुद्दीन तुगलक के समय निर्माण आरंभ हुआ, इसे लाल गुंबद कहा जाता है। फिर सैयद वंश, सैयद काल और लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। यहाँ पे मकबरे बने। अब मकबरे कब बनते हैं? किसी की मृत्यु पर, उसकी कब्र होती है उसके अंदर। तो सोचो यहाँ पे मृत्यु ज्यादा हुई है तो मकबरों का काल है। खिज्र खां ने खिजराबाद बसाया, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद बसाया। ठीक है, ये भी दिल्ली, मुबारकाबाद जो है दिल्ली का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सैयद वंश में। आगे चलते हैं लोधी वंश। सिकंदर लोधी ने बहलोल लोधी के मकबरे का निर्माण कराया। मौट की मस्जिद का निर्माण कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौट मस्जिद आ जाती है। इसका निर्माण सिकंदर लोधी के सेनापति मियाँ भुंगा ने करवाया, तो इसके काल में हुआ। और डिटेल में जाए तो उसके सेनापति ने करा। इब्राहिम लोधी, इसने सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, तो मकबरे मेनली निर्माण कराता है जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद का आदमी, कई बार शासक खुद ही करा लेता था। प्रथम इमारत जहां दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया, तो दोहरा गुंबद का उपयोग कहाँ किया गया? आपका सिकंदर लोधी के मकबरे। लोधी काल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें देख लेते हैं। बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी का मकबरा, पोती पोली का मकबरा। तो सारे फैक्ट्स आ गए, कुछ भी छूटा नहीं। अब यहाँ पे सारी जो सल्तनत कालीन इमारतें थी, स्थापत्य था, मस्जिद, मीनारें जो भी थे, वो सारी चीजें, मकबरे, सब कुछ पढ़ चुके हो आप। ठीक है, अब आपका साहित्य देख लेते हैं। सल्तनत कालीन पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, तो लेखक और पुस्तक। ठीक है, हसन निजामी ने कौन सी लिखी है? ताज उल मासिर। मिनहास उस सिराज, बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई बीपीएससी दे रहा है तो ये तबकात ए नासरी, ये हर 1-2 साल बाद रिपीट कर देते हैं। अमीर खुसरो की पुस्तक है नूह सिपेहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। ठीक है, अमीर खुसरो ने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन वो इससे भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या करता है? कश्मीर की प्रशंसा करता है। गर फिरदोस बर रहूं जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, इसने बोला था अमीर खुसरो। किरान उस सादेन इसने लिखा है। मिफ्ता उल फुतोह लिखी है। और इससे किसकी जानकारी मिलती? देखो ये भी दे दिया। बुगरा खां किरान उस सादेन से किसकी? बुगरा खां तथा कैकूबाद का संवाद है इसमें।
मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। खजाइन उल फुतूह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी। फारसी साहित्य में पहली बार जौहर शब्द का प्रयोग किया गया, जो जौहरें करती थी स्त्रियां, है ना, अग्नि में खुद को दाह कर लेती थी। हमीर की बेटी ने, राजा हमीर थे, राजस्थान के थे, मारवाड़ के, आई थिंक, ठीक है। तो इन्हें, इस पे भी अटैक किया था इसने, तो बेटी ने जल जौहर किया था, जल में डूब के जान दे दी थी। तुगलकनामा, तुगलक शासकों की जानकारी। आशिका या आशिकी लिखी है, खिज्र खां और देवर रानी की कहानी। तो इतनी सारी बुकें हैं जिसमें खजाइन उल फतूह पूछी जाती है, किरान उल सादिन भी पढ़ सकते हो। खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में और जानकारी। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये बंदा, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के थे। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी, ठीक है, विवाह नहीं किया था, अविवाहित थे। इसे हिंद का तोता कहा जाता था। जो मैंने बताया, बीणा सितार वगैरह, इसने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे राग नए नए बनाए हैं, तबला का, ठीक है। यह 7 सुल्तानों के समकालीन रहा, 7 सुल्तानों का काल देखा। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया। एक चीज और बताएं, उर्दू का जनक और खड़ी बोली का जनक भी इसी व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही, जिसको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं ना, वो व्यक्ति था। इसने संगीत में योगदान दिया, तंबूरा एवं बीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। कव्वाली तराना गायन शैली प्रारंभ इसी ने की है। इसने गजल और ख्याल जैसी गायन शैली को विकसित किया। ये सारा अमीर खुसरो के बारे में आगे। अब सल्तनत कालीन प्रशासन देख लेते हैं कि इसके प्रशासन में क्या क्या हुआ सल्तनत काल के। सुल्तान जो था, व्यवस्था देखो, जितने भी शासक रहेंगे केंद्रीकृत व्यवस्था रहेगी। तब केंद्रीकृत वो होती है कि सत्ता फाइनली एक व्यक्ति में निहित है। नीचे उन्होंने क्या किया, चीजें तो बांट दी, इख्तेदार बना देंगे, कभी आगे चल के और जो सूबेदार है वो बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सुल्तान को रिपोर्ट करेंगे और सुल्तान जब चाहे इनका तबादला कर सकता है, चीजें कर सकता है। तो ये हो गई केंद्रीकृत व्यवस्था, निरंकुश, इस पर कोई अंकुश नहीं था, किसी के प्रति ये जवाबदेह नहीं था। जैसे पीएम है ना, तो पीएम किसके, संसद के प्रति जवाबदेह, कुछ हद तक अगर गलत करेगा तो कोर्ट के प्रति भी जवाबदेह, और फाइनली संविधान के प्रति तो हर व्यक्ति जवाबदेह, किसी भी पद पर रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहे, चाहे पीएम रहे, चाहे राष्ट्रपति, वो संविधान के प्रति जवाबदेह। लेकिन ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। निरंकुश, वंशानुगत, मतलब इनके बच्चे आएंगे वो बनते चले जाएंगे। राजतंत्रात्मक, वही है, राजा शीर्ष पर रहेगा, शासन व्यवस्था थी। सिद्धांत था, खलीफा का प्रतिनिधि, माना जाता था कि जो सुल्तान होता है वो खलीफा का प्रतिनिधि होता था सिद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहार में वह स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से क्या, शासन करता था। इसकी सहायता हेतु एक मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता था, जिसे मजलिस ए खलबत कहा जाता था। वजीर इसका वित्त मंत्री, वजीर मतलब जो वजीर होता था वो वित्त मंत्री को बोला जाता। मुशर्रिफ ए मुमालिक कौन होता था, एक टर्म्स आते हैं यूपीएससी में, पूछे गए थे मैचिंग में, हर एक एग्जाम में ये टर्म्स आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ के और याद कर लेना, रटने की जरूरत पड़े तो रट भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार, मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक। आज भी मैंने बताया था आपको करंट की क्लास में कि महालेखा परीक्षक होता है कैग, कैग पहले होता था, महालेखाकार अलग चीज होती है, ठीक है। कैग बाद में ऑडिट करता है, महालेखाकार जैसे आप काम करते जाते हो वैसे चीजें हैं, ठीक। तो मुस्तौफी ये मुमालिक क्या होता है, महालेखा परीक्षक, और मुशर्रिफ ये मुमालिक महालेखाकार, वजीर के नीचे रहते हैं। दीवान ए इंसा, इंसा आ गया ना, पत्राचार विभाग। दीवान ए बरीद, जहां पे बरीद आया, मैंने पहले बोला बरीद या मुनिहान, ये क्या होते थे आपके, मुनिहान जो होता था व्यक्तिगत आपका क्या होता है, गुप्तचर होता था, बरीद शासक का। दीवान ए अर्ज, कहीं पे आरिज भी लिखा होता है, सैनिक विभाग है, तो इसका प्रमुख कौन होता था, आरिज ए मुमालिक। दीवाने बकूब, व्यय विभाग। दीवाने नजर, उपहार विभाग। व्यय विभाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आरिज भी जिस पे टिक करते जाऊं वो इंपॉर्टेंट है। दीवाने नजर, उपहार विभाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दीवाने रसालत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश विभाग। दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग। और दीवाने अमीर कोही, किसने स्थापना की थी इसकी, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, लास्ट क्लास में बता चुका हूं, कृषि विभाग था। अब आ जाते हैं प्रमुख अधिकारी, देख लेते हैं। अमीर ए शिकार, जो मैंने बोला अमीर क्या होते थे, राजा के जस्ट बाद उसके तो मंत्री होते ही थे, मंत्री परिषद अलग चीज होगी, लेकिन जो एक सूबा, जैसे पहले क्या होता है, इतना बड़ा देश नहीं था, इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो दिल्ली है, दिल्ली मैन हो गया सत्ता का केंद्र, उसके आसपास एक जिला हो गया, जैसे बदायूं आज भी जिला है, उस टाइम पे तो इसको सूबा बोलते थे या इक्ता बोलते थे। तो इस पे इक्तेदार एज ए गवर्नर, जैसे तो जैसे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, केंद्रीय के शासन हो,
यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा, तो इसका प्रतिनिधि डायरेक्ट राज्यपाल होता है ना, राष्ट्रपति का। वैसे ही ये गवर्नर होता था। तो ये अमीर इसी टाइप के होते थे। तो अमीर शिकार, शिकार अधिकारी, अमीर आखोर, अश्व अधिकारी। आखोर का बात हो गया, खोर किसके होते हैं, घोड़े के। अमीर हाजिब, सुल्तान का निजी सहायक। अमीर मजलिस, शाही दावत की व्यवस्था करने वाला। वकील दर, शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। सहना पिल, हस्तीशाला का प्रमुख। सद, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी, सद उस सुदूर, धार्मिक मामलों का प्रमुख। इस पद पे काजी ही रहते थे अधिकतर। काजी उल कज्जात, न्यायाधीश। ठीक है। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन में। तो प्रांतीय प्रशासन में इकाइयां देखना है, तो इक्ता होता था। इक्ता जो मैंने बोला, राज्य के बाद, देश के बाद अगर देश मान लो उनके शासन को, जहां तक उनका शासन वो है, तो वो क्या होगी, सत्ता, सल्तनत। सल्तनत के बाद जो दूसरा आता था वो नंबर पे होता था आपका इक्ता। तो इसके क्या होते थे, वैसे सूबा आ जाता था, सूबा मतलब प्रांत, प्रदेश, उसके अंदर इक्ता बना देते थे। तो इक्ता का इक्तेदार या बली, बजे का छोटी इक्ता या बजेदार। सैनिक प्रशासन में हस्म कल्ब, केंद्रीय सेना को बोलते थे। हस्म अतराफ, प्रांतीय सेना। सवार कल्ब, घुड़सवार सेना। खास खैल, अंगरक्षक सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया था, वेतन नगद में देना शुरू किया था, वेतन कम देने के चक्कर में बाजार सुधार किए थे, मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई थी, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया था। कैसी दशमलव पद्धति, 10 सवार में एक सरे नौबत बनता था, 10 सरे नौबत में एक सिपह सालार कहलाता था, 10 सिपह सालार मिलकर एक अमीर, मतलब इनके ऊपर होता था। फिर 10 अमीर के ऊपर एक मलिक, और 10 मलिक के ऊपर एक खान, ऐसे करके। तो अगर बिंदी बढ़ाते जाओ तो यहाँ पे खान, एक खान के अंदर 10 तो ये हो गए, फिर एक बिंदी आपने बढ़ा दी, फिर एक बढ़ा दिया आपने, फिर एक बढ़ा दिया आपने, और फिर एक बढ़ा दिया आपने। तो ये कितने हो गए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख होते थे एक खान के अंदर में सिपाही। ठीक है। फिर हथियार, मंगलिक का यूज करते थे, गुलेल का, अर्राट का। न्याय प्रशासन में देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तानी होता था। ठीक है, फाइनल इसी के पास अर्जी आती थी। प्रधान न्यायाधीश काजी होता था, और न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता था, काजी। जैसे मैंने बोला कि काजी ही ये सब काम करते थे। काजी जिसकी सहायता से न्याय करता था उसको बोला जाता था मुफ्ती। फौजदारी मामले, फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस, मर्डर वगैरह ये सब चीजें करते। ठीक है। तो इन मामलों में हिंदुओं एवं मुसलमानों हेतु समान कानून होता था, लेकिन दीवानी मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों हेतु अलग अलग कानून थे। आज भी देश में वही लागू है। शरीयत के अनुसार जो आपके निजी मामले होते हैं उनको मुसलमानों के अलग होते हैं, जैसे दीवानी मामले खासतौर से विवाह, तलाक, इसके बाद जो उत्तराधिकार, वसीयत वगैरह ये सब। गांव में पंडित एवं काजी न्याय का कार्य करते थे। कानून, ये थोड़ा सा, ये लोग जितने भी राजा हुए वो भी थोड़ा ध्यान देते थे कि समाज में लोगों को रहना है। तो जैसे हिंदू हो गए तो पंडित को बना देते थे कि आप न्याय करो, है ना, और मुस्लिम हो गए तो काजी। कानून के स्रोत क्या, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। हदीस क्या है, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं हैं। इजमा क्या है, धार्मिक व्याख्याकारों की शिक्षाएं हैं। कयास क्या है, काजी द्वारा अनुमानित सजा, कयास लगाता था कि इतना दिया जाए। देश का कानून स्थानीय कानून होता है। ठीक है। अब राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व कर राजस्व का प्रमुख स्रोत था, वो तो अंग्रेजों के काल तक भी रहेगा। अंग्रेजों के काल तक भू राजस्व, इसलिए वो क्या, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, 3 सिस्टम लेके आए थे, है ना। राजस्व वसूलने की पद्धति क्या, बड़ाई कहलाती थी। बड़ाई नहीं, बटाई। बटाई के लिए क्या यूज करते थे, 3 प्रकार होते थे, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। या तो खेत बांट लेते थे कि जैसे 1 बीघा का खेत है, बांट लिया, इतनी तुम फसल उगाओ, सब कुछ करो, इतना इस पे जो फसल उगेगी वो हमारी, मतलब वो सत्ता को जाएगी, शासन को, तुम रख लेना। लंक बटाई, ऐसे ही कुछ और बटाई का प्रयोग होता है। रास बटाई जब बाद में, लंक बटाई मतलब खड़ी फसल बांट ली, ठीक है। और रास बटाई में क्या होता है, जब फसल कट गई, कतर के वो बीज दाने जो हैं वो हैं, उसमें बटाई। बटाई के अन्य प्रसिद्ध नाम क्या थे, किस्मत, गल्ला, गल्ला ये बक्सी, और हासिल, हासिल वही होता था जो हासिल किया आपने। कनकूत एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये देख, ठीक है। तो भू राजस्व वसूलने की अन्य पद्धति को क्या बोलता जाता था, कनकूत। शराब बनाने की आसवन विधि का आरंभ इस टाइम पे हुआ। कागज बनाने की विधि तुर्कों ने आरंभ की इंडिया में आके। वैसे चीन में कागज बना सबसे पहले, बारूद और कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में। कलई विधि आरंभ हुई, बर्तन चमकाना कलई से, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, और यहाँ पे जितना भी सल्तनत कालीन था सब कुछ हम जान चुके हैं, ठीक है।
आर्ट एंड कल्चर, साहित्य और प्रशासनिक शब्दावली। यहाँ पे सल्तनत काल आपकी खत्म हो गई है। अब हम सीधा आ जाएंगे मुगल काल पे। मुगल काल में जैसे ही बाबर आएगा, पानीपत का युद्ध में किसको, इब्राहिम लोदी को ढेर करेगा और यहाँ पे मुगल काल की स्थापना हो जाएगी। मुगल काल देखेंगे नेक्स्ट 2 से 3 दिन में, हम मुगल काल भी समाप्त करके ये पूरा आपका जो मेडाइवल है वो समाप्त हो जाएगी। पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए कोर्स बहुत बड़ा है, कोशिश कर रहा हूँ आपका बहुत अच्छे तरीके से सब चीज खत्म कराने की। आप लोग भी उसी तरीके से मेहनत कीजिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए, रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। साथ साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये हैं, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।